आज हम बात करेंगे कि जिम्स में वर्कआउट करते टाइम सबसे ज़्यादा शोल्डर ही डिसलोकेट क्यों होता है। तो इसके पीछे का जो रीज़न है, हमारे पास दो ऐसे जॉइंट है जो कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। सबसे पहला जॉइंट है वो है हमारा हिप जॉइंट, दूसरा जॉइंट है हमारा शोल्डर। तो ये दो जॉइंट है जो हमारे पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। जो हमारा हिप जॉइंट है उसकी जो बोल है वो छोटी है और सॉकेट बड़ा है, तो परफेक्टली फिट आता है उस सॉकेट के अंदर। तो ये ज्यादा डिसलोकेट नहीं होता है। आपने बहुत ही रेयरली केस सुना होगा कि किसी का हिप जॉइंट डिसलोकेट हो गया हो। मेनली इसके पीछे का रीजन क्या होगा कि हो सकता है कोई बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो, ट्रॉमा आया, कोई इम्पैक्ट आया हो, जिसकी वजह से आपका हिप जॉइंट डिसलोकेट हो सकता है। बट शोल्डर के केस में क्या होता है कि इसमें हमारी जो बोल है वो बड़ी है और जो सॉकेट है वो छोटा है, तो कंप्लीटली फिट नहीं आता है, जिसकी वजह से डिसलोकेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जिम्स में इसका रीजन क्या है डिसलोकेट होने का? हमारे पास शोल्डर में दो तरीके के मसल ग्रुप हैं, एक है रोटेटर कफ मसल्स, एक है हमारे डेल्टोइड मसल्स। जो हमारे रोटेटर कफ मसल्स हैं उनका जो फंक्शन क्या है, जो प्राइम फंक्शन है, इस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को, हमारे शोल्डर जॉइंट को डिसलोकेट होने से बचाना है। कैसे? जो हमारा रोटेटर कफ मसल्स है, बेसिकली इसमें चार मसल्स आते हैं, सुप्रास्पिनेटस, इंफ्रास्पिनेटस, टेरिस माइनर एंड सबस्कैपुलरिस, जो कि हमारे स्कैपुला से ओरिजिनेट होते हैं और हमारे फ्यूमरस पे इंसर्ट हो जाते हैं। तो हमारे शोल्डर जॉइंट को वो पकड़ के रखते हैं कि वो डिसलोकेट ना हो, आगे पीछे की तरफ मूव ना करे, सॉकेट से बाहर की तरफ ना निकले। तो एक यहाँ से ओरिजिनेट होता है, एक यहाँ से ओरिजिनेट होता है, एक यहाँ से ओरिजिनेट होता है और एक यहाँ से ओरिजिनेट होता है और हमारे ह्यूमरस पे इंसर्ट हो जाते हैं। तो चारों मसल यहाँ से ओरिजिनेट होते हुए यहाँ पे इंसर्ट हो जाते हैं, जिससे कि बॉल इस सॉकेट के साथ कनेक्ट रहती है, ये इस सॉकेट से बाहर ना निकले। बट जिम्स में हम क्या करते हैं, और सबसे पहले दूसरे मसल की बात कर दे। दूसरे मसल ग्रुप की वो है हमारे पास डेल्टोइड ग्रुप, जिसके लिए हम वर्कआउट करते हैं। और इन दोनों मसल ग्रुप में मेन डिफरेंस क्या है कि जो हमारा डेल्टोइड ग्रुप है वो हमारा हाईली कैपिलराइज है, मतलब कि वहाँ पे ब्लड कैपिलरीज बहुत अच्छी है, मतलब वहाँ पे जो कैपिलरीज का नेटवर्क है काफ़ी अच्छा है, तो ब्लड फ्लो काफ़ी अच्छा है। और वहाँ पे माइक्रो टीयर्स वगैरह होते हैं, अगर मसल टीयर भी होता है, वहाँ पे कंप्लीट टीयर भी होता है, तो वो रिकवर हो सकता है और काफ़ी अच्छे चांसेस है और काफ़ी फास्ट वो रिकवर करता है। बट हमारे रोटेटर कफ मसल हाईली कैपिलराइज्ड नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लड फ्लो अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से अगर वहाँ पे माइक्रो टीयर होता है, टीयर होता है, तो वो रिकवर जल्दी नहीं कर पाता है, उसको काफ़ी लंबा टाइम लगता है रिकवर होने में। तो दो मसल ग्रुप है हमारे शोल्डर जॉइंट के ऊपर। रोटेटर कफ मसल का काम है कि शोल्डर जॉइंट पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को अलग ना होने दे, उसको प्रोटेक्ट करके रखे। डेल्टोइड ग्रुप यहाँ पे मूवमेंट परफॉर्म कराने के लिए, जैसे कि वर्टिकल अडक्शन, फ्लेक्शन एंड हॉरिजॉन्टल अबडक्शन, कुछ इस तरीके के जॉइंट एक्शंस परफॉर्म कराने का काम किसका है? डेल्टोइड मसल्स का, जो कि हमारे एंटीरियर डेल्टोइड, पोस्टीरियर डेल्टोइड, लेटरल डेल्टोइड है, तीन डेल्टोइड हैं। और रोटेटर कफ का क्या काम है? इस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को बचा के रखना है। डिफरेंस क्या है कि वो हाईली कैपिलराइज्ड है जो डेल्टोइड ग्रुप है, और जो रोटेटर कफ है वो हाईली कैपिलराइज्ड नहीं है, जिनकी वजह से हम ट्रेन कर सकते हैं डेल्टोइड ग्रुप को। बट रोटेटर कफ को हम ट्रेन नहीं करते। क्यों नहीं करते? वहाँ पे ब्लड फ्लो अच्छा नहीं है, तो रिकवरी वहाँ पे अच्छी नहीं होगी, काफ़ी स्लो रिकवरी है। तो अब बात करते हैं कि डिसलोकेट होने के पीछे का रीज़न क्या है। सबसे पहले रीज़न हो सकता है कि जो आपका पोस्चर है, जो फॉर्म एंड पोस्चर आपकी वो ठीक ना हो, तो आपको अपने फॉर्म एंड पोस्चर के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। दूसरा रीज़न क्या है कि जिम्स में जब क्लाइंट आता है तो उसको ट्रेनर वार्म अप के नाम पे रोटेटर कफ्स को ट्रेन कराता है। कैसे? इंटरनली रोटेशन, एक्सटर्नली रोटेशन, ये हमारे रोटेटर कफ मसल्स के काम है कि अगर ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ये सॉकेट से दूर जा रहा है तो आपके रोटेटर कफ मसल उसको पकड़े, और वो पास आ रहा है तो उसको पकड़े, आगे की तरफ गिर रहा है तो उसको पकड़े रखे, पीछे की तरफ गिर रहा है तो उसको पकड़ के रखे। जब हम ओवरहेड डंबल प्रेस करते तो वहां पे जो एंटीरियर डेल्टोइड क्या कर रहा था? वर्टिकल एडक्शन, जो हमारे ओवरहेड मूवमेंट हो रही है। बट अब यहाँ पे रोटेटर कफ मसल कैसे वर्क कराता है? जब हमारा ये हाथ आगे नहीं जाता है, पीछे नहीं जाता है, साइड में नहीं जाता है, ना ही इस साइड,
क्योंकि वहां पर रोटेटर कफ मसल ने इस ह्यूमरस बोन को पकड़ के रखा है कि अगर वेट ज्यादा है तो पूरा लोड रोटेटर कफ मसल के ऊपर स्टेबल करने का, कि अगर वो आगे गिरता है तो पीछे जो रोटेटर कफ मसल्स है वो उसको खींचते हैं, आगे गिरता है तो वो पीछे वाले रोटेटर कफ उसको खींचते हैं और बैलेंस करते हैं, और अगर पीछे की तरफ गिरता है तो जो आगे की साइड है, जो हमारे स्केपुला के एंटीरियर साइड से ओरिजिनेट होता है, वो उसको पीछे गिरने से रोकता है। और अगर साइड में गिरता है तो जो यहाँ पे ऊपर की तरफ रोटेटर कफ मसल वो उसको बचाता है कि इस साइड ना गिरे, वो उसको वापस से कॉन्ट्रैक्ट कराता है। और इस साइड गिरता है तो जो हमारा टेरिस माइनर है, जो यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, वो उसको वापस से इस साइड खींचता है। तो ये काम है हमारे रोटेटर कफ मसल्स का। अगर हम वो स्टार्टिंग में ही इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, विदाउट वेट, विद वेट, पहले ही हम ये एज ए वार्म अप के नाम पे उनको ट्रेन कर लेते हैं, तो वो पहले ही थक जाते, क्योंकि वे छोटे छोटे मसल है, मेजर मसल में नहीं आते हमारे पास रोटेटर कफ्स, वो बहुत ही माइनर मसल्स है। फॉर एग्जांपल टेरिस माइनर, वो यहाँ से ओरिजिनेट होकर यहाँ पे आता है तो कितना छोटा मसल है। सुप्रास्पिनेटस है, यहाँ से ओरिजिनेट होकर यहाँ आता है तो कितना छोटा मसल है, बहुत ही डेलिकेट मसल है, बहुत छोटे मसल है, जो कि हाईली कैपिलराइज्ड भी नहीं है। तो अगर हम वार्म अप के नाम पे पहले रोटेटर कफ मसल्स को ट्रेन कर लेते हैं, तो आगे जाके ओवरहेड कोई मूवमेंट करते, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, शोल्डर की नहीं, अगर हम डंबल प्रेस भी करते हैं चेस्ट में और वो तो आगे की साइड गिरता है या पीछे की साइड या साइड की साइड कहीं पे भी गिरता है, तो रोटेटर कफ उसको पकड़ नहीं पाते, होल्ड नहीं कर पाते पूरी बॉल को, जिसकी वजह से हाथ में डंबल भी है, वेट है, हमारे हाथ का वेट है, और वो साइड में गिरता है और हमारी बॉल यहाँ पे बड़ी है, सॉकेट छोटा है, तो वो डिसलोकेट हो जाते हैं, तो ये सॉकेट से बाहर निकल जाती है बॉल। तो ये रीजन है कि आपका या तो फॉर्म एंड पोस्चर प्रॉपर नहीं है, या फिर आप वार्म अप के नाम पे अपने रोटेटर कफ मसल्स को ट्रेन कर लेते हो, और फिर वो बाद में जाके आपको एक्सरसाइज जब आप करते हो, मेन एक्सरसाइज करते हो, मेन वर्कआउट करते हो, वहां पे वो सपोर्ट नहीं कर पाते। तो अगर आप अपने रोटेटर कफ मसल्स को ट्रेन ही करना चाहते हो तो उनको अपना काम करने दो। काम क्या है कि शोल्डर जॉइंट को डिसलोकेट होने से बचाना है। आप डंबल प्रेस कर रहे हो, आप ओवरहेड प्रेस कर रहे हो, आप वो ही करो, क्योंकि अगर ओवरहेड प्रेस में वेट ज़्यादा होता है तो हमारे हाथ आगे पीछे हो सकता है, और उसी टाइम पे हमारे रोटेटर कफ मसल्स का अपने आप काम करेंगे और वहाँ पे वो ट्रेन होंगे कि इस मूवमेंट को आगे पीछे ना होने दें, स्ट्रेट नीचे और स्ट्रेट ऊपर जाए। तो ये काम है हमारे रोटेटर कफ मसल्स का, और ऐसे हम अपने रोटेटर कफ मसल्स को ट्रेन कर सकते हैं कि उसको उसका जो प्राइम फंक्शन है वो करने दें, ना कि आप इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन के नाम पे वार्म अप करो और उसको हार्म करो। हमें इंजरी से बचकर कम टाइम में, कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट्स चाहिए, और इंजरी नहीं चाहिए। तो ऐसा वर्कआउट चूज करो आप जिससे आपको कम टाइम में रिजल्ट्स भी अच्छे मिले, आपको इंजरी भी ना हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि जिम्स में वर्कआउट करते टाइम सबसे ज़्यादा शोल्डर जॉइंट ही डिसलोकेट क्यों होता है। पहला रीज़न ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, जिसकी बॉल बड़ी है, सॉकेट छोटा है। इसको प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? रोटेटर कफ मसल्स का, जो काफ़ी छोटे छोटे मसल्स है, वो कोई मेजर मसल नहीं है। उसके अलावा जो हमारे रोटेटर कफ मसल्स है वो हाईली कैपिलराइज्ड नहीं है, छोटे मसल है तो उनमें स्ट्रेंथ भी कम होगी और ब्लड फ्लो वहाँ पे कम है, जिसकी वजह से वो रिकवर भी स्लो होते हैं। उसके अलावा कि आपका जो फॉर्म है, आपका जो पोस्चर है वर्कआउट का, वो गलत हो सकता है। उसके अलावा जब आप अपने रोटेटर कफ मसल्स को अपने मेन वर्कआउट से पहले ही ट्रेन कर लेते हो, उनको ड्रेन कर लेते हो, उनकी एनर्जी कंप्लीटली ड्रेन कर देते हो, तो जो आप मेन वर्कआउट करते हो वहाँ पे वो सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ रीजंस है कि जिम्स में वर्कआउट करते टाइम शोल्डर जॉइंट सबसे ज़्यादा डिसलोकेट क्यों होता है। कैसी लगी हमारी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और कोई नई चीज़ पता चली, कोई इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को कोच हिमांशु। थैंक यू।